तो आपका स्वागत है डे 6 में। कंटिन्यू करेंगे हम लोग जहां से लास्ट पार्ट में छोड़ा था हमने। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है साउंड वेव्स। ठीक है, तो साउंड वेव्स के बारे में हमको समझना है। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर साउंड वेव्स क्या है। साउंड वेव्स क्या है, व्हाट आर साउंड वेव्स। ठीक है, तो साउंड वेव्स बेसिकली आपके पहली बात तो यह है साउंड वेव्स जो हैं कैसे वेव्स हैं। बिन नाम से पता चल रहा है कि एक वेव्स है। तो साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स हैं, या इसको आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोल सकते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का क्या मतलब होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव होगा, पार्टिकल्स उसके पैरेलल मोशन करेंगे। ठीक है, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या मैकेनिकल वेव्स। तो पैरेलल कैसे मूव कर रहे हैं, देखिए यहां पे देखिए एक वो है, इसे कहते हैं रेरिफैक्शन। जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और एक यहां से दूर जाएंगे तो ये वाला जो रीजन में आपके कंप्रेशन होगा, यानी कि पार्टिकल्स पास में आएंगे। जब भी वेव्स आपका रेरिफैक्शन और कंप्रेशन के थ्रू फ्लो करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव्स। और साउंड एक प्रकार का मैकेनिकल वेव्स है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स हमने पढ़ा था, जब आपका पार्टिकल्स का मूवमेंट परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव के, जैसा कि यहां पे नहीं हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, आपका द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स आर पैरेलल टू द मोशन। क्या है, डायरेक्शन ऑफ द वेव क्या है, इस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है। तो जब आपके पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, यहां से यहां कंप्रेशन हो रहा है, सॉरी यहां पे रेरिफैक्शन हो रहा है, दूर जा रहे हैं, और यहां से यहां कंप्रेशन हो रहा है, यहां के पास आ रहे हैं। तो ये कंप्रेशन और रेरिफैक्शन जो हो रहा है, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या है, इसी डायरेक्शन में ना, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन ऑफ वेव है। तो इसीलिए इसको हम लोग मैकेनिकल वेव बोलते हैं। आई होप बात ये समझ में आ रही होगी, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो इसका साउंड वेव, जो आपका साउंड का वेव है उसका स्पीड होता है 332 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ये वेव आगे आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, सो अब कुछ और बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका जो स्पीड साउंड है, क्या ये किसी चीज पर डिपेंड करता है, इसकी स्पीड। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द स्पीड ऑफ साउंड आर डिपेंडेंट। तो कौन सी चीज है, सबसे पहले भाई क्या ये प्रेशर पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर एक हम लोग मीडियम इस तरीके से लें कि जहां पे हाई प्रेशर सिचुएशन हो या लो प्रेशर सिचुएशन हो, क्या उसके वजह से स्पीड ऑफ साउंड में कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं पड़ेगा प्रेशर से। दूसरा, क्या ये मीडियम पे डिपेंडेंट है? तो आप कहेंगे हाईली मीडियम पे डिपेंडेंट है। और अगर मीडियम नहीं होगा, यानी कि वैक्यूम की बात करें, अगर वैक्यूम में होगा तो किसी भी प्रकार का साउंड का प्रोपोगेशन आपको देखने में नहीं मिलेगा। और तीसरा चीज है, क्या टेम्परेचर से कुछ फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देंगे तो स्पीड जो है हमारी इंक्रीज कर जाएगी। स्पीड हमारी काफी हद तक इंक्रीज कर जाएगी अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, एंड नंबर 4, चौथा पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिडिटी। क्या ह्यूमिडिटी का फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगा तो आपका स्पीड भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपने देखे। अब आपसे सवाल अगर क्वेश्चन पूछा कि समर्स में ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड समर्स में ज्यादा होता है कि विंटर्स में, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान सवाल है। क्यों? क्योंकि भाई समर्स में टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो स्पीड ज्यादा होता है। तो हम ये कहेंगे द स्पीड ऑफ साउंड इन समर्स इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन विंटर्स। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप बताइए ह्यूमिड, जब एनवायरमेंट ह्यूमिड होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, कि जब ह्यूमिड नहीं ड्राई होगा, जब एटमॉस्फेयर ड्राई होगा तब ज्यादा स्पीड होगी, कि जब एटमॉस्फेयर ह्यूमिड होगा तब ज्यादा स्पीड होगी? तो आप सीधे सीधे बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि सर जब ह्यूमिड होगा तब आपका साउंड का स्पीड ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमिडिटी को बढ़ाने पर स्पीड हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को बात पूरी समझ में आ गई कि भैया साउंड वेव होता क्या है और साउंड वेव्स किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी की, साउंड वेव्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर किस तरीके से विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस पे आएंगे। अभी देखते हैं हम लोग साउंड को, हम लोग अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप्स ऑफ साउंड कह सकते हैं बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं ऐसे इग्नोर करता हूं, फ्रीक्वेंसी ईटा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो 3 तरीके के फ्रीक्वेंसी के आधार पे हो सकते हैं डिवीजन। सबसे पहला, अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के अंदर आपका फ्रीक्वेंसी हो तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑडिबल। ऑडिबल मतलब आप अपने कान से, ह्यूमंस अपने कान से सुन सकते हैं।
इसको बोलेंगे ऑडिबल, AUDIBLE, इसे कहते हैं ऑडिबल रेंज। कानों से आप सुन सकते हैं इसको। अगर 20,000 से ज्यादा आपका चला गया फ्रीक्वेंसी तो क्या आप सुन पाएंगे? आप नहीं सुन पाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सुन सकते हैं। तो ये जो रेंज है इसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। और 20 हर्ट्ज से अगर आपका साउंड वेव्स 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का है तो ये आपका हो जाएगा इंफ्रासोनिक। अब सोनिक तो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि सोनिक आप सुन पाते हैं, तो जो साउंड आप सुन पा रहे हैं अपने कान से वो तो ऑडिबल होता है, ठीक है। इंफ्रासोनिक क्या होता है? जो 20 हर्ट्ज से है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थक्वेक के जो वेव्स हैं वो कैसे हैं, तो आप कहेंगे भाई इंफ्रासोनिक वेव्स होते हैं, ठीक है। ऑडिबल हमें पता है जो हम सुन सके। अब अल्ट्रासोनिक की बात करते हैं। अल्ट्रासोनिक मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी वाले होंगे साउंड, तो वो आप सुन नहीं सकते। अगर हम लोग नहीं सुन सकते एज ह्यूमंस, तो क्या कोई एनिमल्स वो सुन सकते हैं? बिल्कुल। चाहे आप चमगादड़ बोले, बैट्स, या फिर आप बोले डॉल्फिन, डॉल्फिन भी सुन लेते हैं। डॉल्फिन के अलावा रैट्स, माइस, ये सब आपके सुन लेते हैं। डॉग्स भी सुन लेते हैं, ठीक है। वेल्स भी सुन लेते हैं। अच्छा, डॉग का तो एक स्पेशल एप्लीकेशन है, एक प्रकार का विसल है जिसको बोलते हैं गैल्टन विसल। पूछा हुआ क्वेश्चन है गैल्टन विसल, WHIWHISTLE, डॉल्टन गैल्टन विसल क्या होता है? गैल्टन विसल यूज करते हैं हम लोग फॉर ट्रेनिंग डॉग्स को ट्रेन करने के लिए हम लोग गैल्टन विसल का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो विसल है ये आप और हम नहीं सुन सकते, ये केवल कुत्ते ही सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है दैट इज अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अब अल्ट्रासोनिक के कुछ और आपके एडवांटेजेस हैं, कुछ और एप्लीकेशंस हैं, वो हम लोग देखते हैं इस वाले स्लाइड में ऊपर। तो सबसे पहले आपके जो सोनार लगे होते हैं वो भी आपके ऐसे अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं जिसकी वजह से डेप्थ ऑफ ओशन हम लोग नाप सकते हैं। इसके अलावा आपका, और हमने यहां पे देखा डेप्थ ऑफ सी नापने के लिए ये कॉन्सेप्ट देखा, डेप्थ ऑफ सी। इसके अलावा आपके और एप्लीकेशंस है जैसे कि कार्डियोग्राफी में भी यूज करते हैं। इसके अलावा किडनी स्टोन्स को तोड़ने में यूज किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड। किडनी में स्टोन्स को आपको अगर तोड़ना है तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपको मेटल ब्लॉक्स में क्रैक्स अगर प्रोड्यूस करना है, तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, लिक्विड में बैक्टीरिया होता है, उसको भी अगर उसके ऊपर भी अगर अल्ट्रासोनिक हम लोग छोड़ देंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ देंगे, तो वो भी बैक्टीरिया भी नहीं बच पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो एको होता है, तो ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं, एको के बारे में बाद में बात करते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ये दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स के हम लोग एग्जांपल देख लिए हैं। अब एको की बात करते हैं। एको, आपने साउंड किया और वो टकरा के आपके पास वापस आया, तो आपने किया हुआ साउंड आपको बार बार सुनाई पड़ता है। तो एको के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। तो एको होता क्यों है? तो सवाल बड़ा इजी है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के वजह से आपका एको सुनने को मिलता है। उसके बाद एक और पॉइंट है, आपका साउंड जो है आपके कान में कितने सेकंड तक पड़ना चाहिए तब जाकर आपको सुनाई पड़ेगा? तो वो है 0.1 सेकंड तक आपका साउंड आपके ईयर में पड़ना चाहिए, तभी आपको कोई भी साउंड सुनाई पड़ेगा। इससे कम अगर साउंड अगर आपके कांटेक्ट में आता है तो आपको वो परसीव नहीं होगा। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, वो है कि ये मिनिमम डिस्टेंस एको के लिए कितना होना चाहिए? तो मिनिमम डिस्टेंस फॉर एन एको इज इंपॉर्टेंट, आपको नोट करना है 7.2 मीटर होना चाहिए, कि इतना कम से कम डिस्टेंस होगा तब जाके एको आप सुन पाएंगे। तो ये सारी बातें भी क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला एक कॉन्सेप्ट जो साउंड में हमको समझना होता है वो है मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है? तो बेसिकली एक मैक नंबर होता है जिसका मतलब होता है आपका जो भी बॉडी है उसकी कितनी स्पीड है उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं मैक नंबर 1 किसका होगा, तो आप कहेंगे सर कोई भी ऐसा बॉडी है जो कि आपके साउंड की स्पीड से चल रहा है, जो आपके साउंड के स्पीड से यानी कि 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, उसको हम कह देंगे मैक नंबर 1।
तो अगला सवाल ये उठता है कि अगर हम कहें कि मैक नंबर 5 क्या होता है, तो आप कहेंगे ये भी बड़ा आसान है, क्योंकि ये अगर अगर 5 टाइम्स 5 इंटू स्पीड ऑफ साउंड जो चल रहा होगा, उसको कहेंगे कि मैक 5 से चल रहा है। तो यहां पे कुछ एक कंसेप्ट हमको समझना है कि अगर आपको बोले जाएंगे सुपरसोनिक कौन है, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स, सुपरसोनिक सुपरसोनिक बॉडीज कौन से होंगे, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज जो कि आपके 1 और 5 मैक नंबर के बीच में से की स्पीड से चलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स। इसके एग्जांपल्स बड़े आसान है, मिसाइल्स, जो मिसाइल्स लॉन्च होते हैं वो आपके सुपरसोनिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई अगर मान लेते हैं 5 से ज्यादा मैक नंबर का हो तो क्या करेंगे, मैक 5 से अगर कोई भी ज्यादा है तो उसको हम लोग सुपरसोनिक नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे हाइपरसोनिक, ठीक है। और सबसोनिक किसे बोलेंगे, जो 1 से कम होगा उसको सबसोनिक बोलेंगे। तो आई होप ये वाली बात भी हम लोग को समझ में आई होगी, ठीक है। तो एक लास्ट टॉपिक हम लोग को और देखना है साउंड में, वो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से एनवायरनमेंट का कितना डेसिबल्स होता है। तो पहले डेसिबल समझते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है भाई, कितना पावर, साउंड तो एक वेव है ना, मैकेनिकल वेव, तो मैकेनिकल वेव मूव कर रहा है तो अपने साथ कुछ पावर लेके जा रहा है ना, तो कितना पावर पर यूनिट एरिया ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज साउंड इंटेंसिटी, ठीक है। अब आप बोलोगे इसका ऐसा यूनिट क्या है, तो इसका ऐसा यूनिट बड़ा आसान है, पावर का यूनिट होता है वॉट, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी वॉट पर मीटर स्क्वायर का एक और नाम है, इसका नाम होता है बेल। आपसे बोलेंगे व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट, तो आप बोलोगे बेल होता है। लेकिन बेल हम लोग नॉर्मली सुनते नहीं है, हम लोग सुनते हैं डेसिबल, डेसिबल सुनते हैं। तो डेसिबल क्या हुआ है, डेसिबल इज इक्वल टू 1/10 टाइम्स ऑफ अ बेल, तो उसको बोल देंगे डेसिबल। तो डेसिबल में मोस्टली हम लोग साउंड के इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ सिनेरियो देख लेते हैं कि कौन कौन से सिनेरियो में किस किस डेसिबल का साउंड हम लोग सुनते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे कान के लिए सबसे सेफ साउंड कौन सा होता है, तो WHO के द्वारा जो प्रमाणित है, उन्होंने कहा है कि कोई भी साउंड इंटेंसिटी 45 डेसिबल से अगर कम है तो आपके कान को कोई दिक्कत नहीं है, इसके कम आपके साउंड सुनने चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा अगर होगा तो वो पोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है विस्पर। विस्पर मतलब कान में हम लोग किसी के कान में आप कुछ बोल रहे हो, तो जिस जिस इंटेंसिटी से आप किसी के कान में बोलते हो जाके, तो उसको बोलते हैं विस्परिंग, विस्पर। तो विस्पर जो होता है दैट इज 15 to 20 डेसिबल्स, डेसिबल्स का होता है। तो 15-20 लिखूंगा, आप समझ जाना, ठीक है। सेकंड आपका नेक्स्ट इज कॉन्वर्जेशन। कॉन्वर्जेशन मतलब आप अपने दोस्त के साथ जब बात करते हैं, उससे झगड़ा नहीं करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, तो वो कितना होता है 40 से 60 डेसिबल, 40 से 60 डेसिबल का होता है, ठीक है। अच्छा, इससे ऊपर जाएं तो मतलब कॉन्वर्जेशन अगर आप धीरे करें, लेकिन कोई कुछ लाउड कन्वर्जेशन भी करते हैं, तो वो आपके 45 से ऊपर भी चला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का कितना इंटेंसिटी है, तो लाउड स्पीकर का इंटेंसिटी है करीबन 70 से लेके 80 डेसिबल का। तो ये हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि दिस इज लाउड स्पीकर, ठीक है। लाउड स्पीकर और एक और चीज है हीटेड आर्ग्यूमेंट्स। हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, आप किसी के साथ नॉर्मल बात कर रहे हैं तो भाई 40 से 60 डेसिबल का हो सकता है, लेकिन अगर आप झगड़ा करने लगे तो देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी साउंड में होता है, जो कि होता है 70 to 80 डेसिबल्स, हाई इंटेंसिटी साउंड, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं, चौथा एग्जांपल, दैट इज हेवी मोटर। हेवी मोटर मतलब बड़ा सा ट्रक आपके साइड से निकल गया, तो एक काफी ज्यादा शोर मचाता हुआ निकलता है, तो दैट बिकम्स 90 to 95 डेसिबल्स, ठीक है। तो उसके बाद आप मशीन्स में गए होंगे जहां पे प्रिंटिंग प्रेस होती है, तो प्रिंटिंग प्रेस जो है वहां पे भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा कटर पटर साउंड आता है, ठीक है। तो दैट इज अबाउट 100 to 101 डेसिबल्स, ठीक है। उसके बाद ऑर्केस्ट्रा। तो ऑर्केस्ट्रा बजता है, शादियों में बजता है ऑर्केस्ट्रा, या कहीं और भी बज सकता है। तो ऑर्केस्ट्रा का जो साउंड है दैट इज अबाउट 100 to 110 डेसिबल्स, ठीक है। और ये मैं क्यों आपको करा रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रॉकेट, रॉकेट लॉन्च अगर आपने देखा होगा तो सब लोग कान में हेडबैंड पहन के बैठना जरूरी है, क्योंकि ये करीब 160 से 170 डेसिबल का होता है। अगर गलती से आप पहुंच गए जहां रॉकेट लॉन्च होता है
और आपने कान बंद नहीं किया तो आपके कान की हालत हो जाएगी काफी ज्यादा खराब। ठीक है, तो ये हो गया आपका रॉकेट। इसके अलावा मिसाइल, मिसाइल लॉन्च भी काफी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, तो 180 से लेके 190 डेसिबल का साउंड आपका मिसाइल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और सायरन, सायरन का भी आपका होता है 190 से 200 डेसिबल का सायरन। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कन्वर्सेशन क्या होता है, डब्ल्यूएचओ ने क्या मान्यता दी है, रॉकेट का कितना होता है, ऑर्केस्ट्रा का कितना होता है, हीटेड आर्गुमेंट कितना होता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसको कोशिश करिएगा अपने दिमाग में रखने की, क्योंकि ये सब पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही साउंड का वाला टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। ठीक है, तो आई वो आप लोगों को चार्ज के बारे में मालूम होगा, चार्ज, चार्ज बॉडीज। ठीक है, चार्ज बॉडीज हो जाती है, कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, रबिंग के कारण, दो ऑब्जेक्ट की रबिंग के कारण ऐसा चार्ज डेवलप हो सकता है। ये सारी चीजें हमें पता होती है। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये चार्ज मूव नहीं कर रहा है अगर, तो स्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अगर ये मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, चार्ज को मेजर कैसे करते हैं? चार्ज को मेजर करने का यूनिट हमें पता है, कूलम्ब है, COULOMB। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग अ चार्ज, तो आप पहले कहेंगे फ्रैंकलिन। और अगर आपसे कहेंगे व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर चार्ज, तो आप कहेंगे फैराडे। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू, पता होना चाहिए आपको, 96500 कूलम होना चाहिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी, चार्ज। ठीक है, तो दीज आर द यूनिट्स जिससे हम लोग चार्ज मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने कहा, ये चार्ज अगर मूव करने लग जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या हुआ भाई, चार्ज पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसे कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको यह समझना है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो पॉजिटिव चार्ज जो है एक तरफ भागते हैं और जो नेगेटिव चार्ज है वो उल्टी तरफ भागते हैं। तो करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। या हम कह देंगे कि जिस डायरेक्शन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, बेसिकली बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स है जो आपके पॉजिटिव चार्ज के ऑपोजिट मूव करता है। तो जिस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हम लोग कह देंगे कि भाई दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमें समझ में आ गया डायरेक्शन ऑफ करंट बताने के दो तरीके हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में बता दीजिए या तो नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में बता दीजिए। तो ये ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव चार्ज मूवमेंट और पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट। ठीक है, दोनों एक ही बात होगी। ठीक है, तो अब आते हैं भाई इसका यूनिट बता दीजिए। तो इसका यूनिट है आपका एम्पियर, जो कि कूलॉम पर सेकंड होता है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलॉम पर सेकंड। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब अगला सवाल पूछता है कि भाई करंट क्या है, करंट क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? तो बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? आपको सर इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये माना इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये है आपका किरचॉफ लॉ को फॉलो करता है, यानी कि वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्केलर बोल देंगे हम लोग। भाई किसी भी चीज को वेक्टर होने के लिए केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का तो होना जरूरी है ही, साथ ही साथ जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है उसको भी फॉलो करना जरूरी है, लेकिन जो कि ये नहीं करता, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो इसलिए करंट को हम लोग बोलेंगे कि ये एक वेक्टर नहीं है, ये एक स्केलर है। ठीक है, तो हमने करंट के बारे में बात करी। अब बात करते हैं हम लोग की जो करंट है ये एक्चुअली में डीसी करंट हमें मिलता है। ठीक है, भाई टोटल चार्ज जितना आपका मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम, वो एक डीसी करंट देता है। ठीक है, तो डीसी करंट आपका टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। ये करंट है और टाइम के रेस्पेक्ट में, भाई टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट आ जाता है। लेकिन हमने एक और नया टाइप का करंट इजाद किया जो कि आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऑसिलेट करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एसी करंट बोल देंगे। ठीक है, तो एसी करंट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो डीसी करंट का जो ट्रांसमिशन था, जब हम लोग अभी करंट बना के फायदा किया, जब अगर उसे ट्रांसमिट ना कर पाए तो हमें एक डीसी करंट जहां से बनता है उसको दूसरे एरिया तक पहुंचाने की जरूरत होगी ना, उसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस चाहिए। और ट्रांसमिशन लाइंस में अगर हम डीसी पास करते हैं तो आपको काफी ज्यादा लॉसेस देखने को मिलता है। काफी लॉसेस आपको जब देखने को मिलते हैं तो एक नया चीज इजाद किया गया कि भाई एसी का इजाद किया गया। हमने कहा कि जब एसी फॉर्म में हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो जो आपका लॉसेस है वो काफी हद तक कम हो जाता है, इसलिए हम लोग एसी का यूज करना प्रेफर करने लगे। तो हमने देखा चार्ज क्या होता है, हमने देखा करंट क्या होता है, अब देखेंगे हम लोग करंट डेंसिटी क्या होता है।
तो इसी करंट पर यूनिट एरिया, मतलब ये जो करंट फ्लो कर रहा है उसको टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया जो सर्कुलर होगा या जो भी होगा उससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो हमें मिल जाएगा करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है अनलाइक करंट। ठीक है, अच्छा, तो सारी बातें हमको समझ में आ गई। करंट डेंसिटी के बारे में इतनी बातें पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे सारी बातें कंप्लीट होती है। अब सवाल उठता है कि जो करंट हमने बनाया ये मूव क्यों कर रहा है, ये जो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मूव क्यों कर रहा है? तो सिंपल सा वो है कि इस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। ठीक है, अगर हमने इसे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो आपका करंट फ्लो करता है, तो आपका करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस जानने से पहले हमको समझना है कि पोटेंशियल क्या होता है। देखो पोटेंशियल क्या होता है, समझते हैं कि पोटेंशियल का अगर हम लोग सीधे डेफिनेशन देखेंगे तो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होता है कि एक चार्ज को एक जगह से उठा के हम दूसरी जगह पे ले आते हैं। ठीक है, तो ये काम करने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क पर यूनिट चार्ज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये स्केलर है कि वेक्टर है? बिल्कुल स्केलर है, ये एकदम स्केलर है। ये पोटेंशियल आपका एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। तो आई होप समझ में आया होगा कि भाई वर्क डन किया हमने तो ये आपका पोटेंशियल मिला। ठीक है, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि भाई दो टर्मिनल से एक का पोटेंशियल ज्यादा है दूसरे का कम है। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो उस डिफरेंस की वजह से एक पुल मिलता है आपके इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव करने लगता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट मूव करने लगता है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम क्रिएट होता है। तो ये जो आपका ये एक प्रकार का पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी। ये एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, इसी फोर्स को, तो भाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू होगा तो कुछ फोर्स लग रहा होगा ना, बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज अ फोर्स डेवलप्ड, और इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो फिर करंट का मूवमेंट होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, बिल्कुल क्रैश कोर्स के हिसाब से चलेंगे तो इसलिए फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स कवर करने की थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो पॉज करिए, दोबारा सुनिए। पॉज करके दोबारा सुनने से नहीं आता है तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक्स में नहीं जाना चाहता, तो इसलिए क्योंकि बेसिक्स में गया तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा प्रॉब्लम होगी और सिलेबस हमारा वैसे ही काफी डिफिकल्ट है खत्म करना, और डिफिकल्ट होता चला जाएगा। तो आप ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखा, ईएमएफ के बारे में देखा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने देखा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बैटरी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो बैटरी अलग अलग प्रकार के होता है। एक होता है वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल अगर लगा दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है 1.08 वोल्ट का। ठीक है, उसके बाद डेनियल सेल। डेनियल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस इज अबाउट 1.08 वोल्ट अगेन। देन कम्स आवर ड्राई सेल। ड्राई सेल की बात करते हैं हम लोग। ड्राई सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1.5 वोल्ट के आसपास होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लेक्लांचे सेल के बारे में। लेक्लांचे सेल, लेक्लांचे LECLANCHE, लेक्लांचे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस भी 1.5 वोल्ट का है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेड एक्यूमुलेटर सेल की बात करते हैं। लेड एक्यूमुलेटर सेल का होता है 2 वोल्ट। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कार सेल की बैटरी। कार बैटरी में आपका वोल्टेज होता है 12 वोल्ट का, काफी ज्यादा होता है। तो हम समझेंगे कार बैटरी में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम में हमने देखा लेड एक्यूमुलेटर बैटरी। उसके बाद ड्राई सेल लीजिए या लेक्लांचे सेल लीजिए 1.5 वोल्ट, वोल्टाइक सेल ले लीजिए, डेनियल सेल ले लीजिए अबाउट 1.08 वोल्ट। तो ये अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अलग अलग बैटरी हमने देख लिया। तो हमने करंट भी देख लिया, हमने चार्ज भी देख लिया, हमने करंट डेंसिटी भी देख लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस भी देख लिया, वोल्टेज भी देख लिया। इसके बाद आता है कि भाई हमें पता चला वोल्टेज डिफरेंस के कारण आपका करंट डेवलप होता है। तो ये करंट डेवलप, इसके जो फ्लो में, ये जो करंट का जो फ्लो हो रहा है लेटर से कंडक्टर में, तो ये किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा वो डिपेंड करता है उसके रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो भाई करंट आपका कम होगा, करंट कम फ्लो कर पाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी आपकी कम होगी। तो समझ में आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा और कंडक्टिविटी भी कम होगी। और कंडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो भैया रेजिस्टेंस आपका इसका मतलब कम हो रहा होगा और ऑब्वियसली करंट आपका ज्यादा फ्लो करेगा। तो ये रिलेशन भी आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब ये रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है आप पूछेंगे, तो इसका यूनिट है ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओम की बात कर रहे हैं तो एक ओम लॉ आ जाता है।
ओम लॉ ये कहता है कि जो वोल्टेज है, जितना वोल्टेज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए इक्वल साइन लाएंगे और एक कांस्टेंट लगा देंगे यहाँ पे, और वो कांस्टेंट क्या होगा, तो ये आप आर कह सकते हैं, v इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, v इज इक्वल टू आर आई, यही आपका ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आर आई इज द ओम्स लॉ वेयर आर इज द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों को बात समझ में आ गई। अब वोल्टेज के बारे में कुछ और बात करते हैं। वोल्टेज हमने देखा कि भाई वोल्टेज ही बेसिकली वोल्टेज के हिसाब से ही हमारा करंट फ्लो करता है। तो कुछ ज्यादा वोल्टेज होता है, कम वोल्टेज होता है, कहीं कुछ जगह में कम वोल्टेज चाहिए होता है। तो हाई वोल्टेज को अगर हम लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर आपका मतलब उल्टा भी, मतलब लो से हाई जाना होगा तो भी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना होगा। तो दो प्रकार का ट्रांसफर हो गया, एक हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप करता है, यानी कि लो जो वोल्टेज है टू हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका उल्टा है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन भी हमें पता है, अगर स्टेप अप का बिल्कुल उल्टा, यानी कि हाई से लो की तरफ, लो वोल्टेज की तरफ ले जाने का काम करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये बातें भी हमको समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा ये जो स्टेप अप स्टेप डाउन केवल एसी में काम करेगा, डीसी में मत लगा देना ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी में काम करता है, डीसी में नहीं करेगा। ठीक है, और ट्रांसफार्मर में पूछते हैं कि व्हाट इज यूज, व्हाट टाइप ऑफ मेटल इज यूज, तो आप वो याद रखना है, सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है इन आवर ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। एक आखिरी बात, भाई हम देखो करंट फ्लो कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इसकी वजह से आप करंट आ गया। करंट को अगर हम लोग मोटर दे दें, मोटर में हम लोग इंसर्ट कर दें, एक मोटर में अगर करंट पास करा दें तो क्या कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखते हैं मोटर का काम होता है ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, करंट की इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि मोटर का क्या काम होता है। अब आखिरी टॉपिक दैट इज कैपेसिटर। अब हमें पता है चार्ज क्या होता है, चार्ज को स्टोर करने का डिवाइस होता है कैपेसिटर। ठीक है, और कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब कितना चार्ज हमने स्टोर कर दिया और कितना वोल्टेज देकर। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इज चार्ज अपॉन वोल्टेज बिटवीन देम। एक्चुअली ये दो प्लेट्स होते हैं, दो प्लेट के बीच में आपका चार्ज स्टोर किया रहता है। तो ये दो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वी। तो एक वी पोटेंशियल डिफरेंस देकर कितना चार्ज हम लोग स्टोर कर सकते हैं इन बिटवीन दिस कैपेसिटर्स इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो आई होप यहां पे हमने सारी बातें कंप्लीट कर ली है ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने करंट देखा, हमने वोल्टेज देखा, हमने वोल्टेज डिफरेंस देखा, हमने ईएमएफ देखा, हमने देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, हमने देखा कैपेसिटेंस क्या होता है। इन सबके आपने एसआई यूनिट देखे, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात करी, कैपेसिटेंस के बारे में बात करी, ट्रांसफार्मर की बात करी, ओम्स लॉ के बारे में बात करी, और फिर अलग अलग सेल्स के हमने अलग अलग वोल्टेज याद रखे। तो ये सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। अब इसी बात पे एक छोटा सा टॉपिक और कंप्लीट करेंगे दैट इज कंडक्टिविटी। हमने ये जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और हम लोग अभी डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है भाई? कंडक्टिविटी है कि हमने देखा कंडक्टर है, कंडक्टर में भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो कितने आसानी से फ्लो होता है ये कौन बताता है? कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी किसमें होगा? कंडक्टर में होगा। कंडक्टर में मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है। अब ये कंडक्टर क्या सॉलिड हो सकता है? बिल्कुल सॉलिड कंडक्टर हो सकता है। क्या ये लिक्विड हो सकता है? लिक्विड भी हो सकता है और ये गैस भी हो सकता है। ठीक है, कंडक्टर एक सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड में। सॉलिड कंडक्टर कब होगा भाई? हम देखें कोई भी अगर आपका मेटल है, कोई भी आपका सब्सटेंस है, तो वो बना होगा आपके मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स बने होंगे एटम से। एटम के अंदर आपका एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा और उसके आसपास हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इस मॉडल को स्टडी किया तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जहां पे आउटर मोस्ट इनका जो शेल होता है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होंगे तो वो आपके ये जो न्यूक्लियस के जो अट्रैक्शन फोर्स के अंदर नहीं आते हैं और ये फ्री होते हैं, फ्री टू मूव। तो अगर ये पूरा कंडक्टर है, इसमें कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो फ्री टू मूव है, मतलब है तो इस एटम का, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे आपके पूरे सिस्टम में मूव कर सकता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिन मेटल्स में होते हैं, जिन मटेरियल्स में होते हैं, ठीक है, मोस्टली वो मेटल्स होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुड कंडक्टर। उसे हम लोग गुड कंडक्टर। तो कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी मेटल्स में कब आती है? जब उसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रखना है।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है तब हम कहते हैं कि भाई कोई भी एक मेटल कंडक्टर है। सबसे बेटर कंडक्टर कौन सा है, सबसे ज्यादा कंडक्टिंग एलिमेंट आपका कौन सा है, तो वह सिल्वर। ठीक है, सिल्वर के बाद फिर आपका कॉपर एल्यूमिनियम भी आता है, तो इसलिए हमने देखा है कि कॉपर भी होता है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है, सिल्वर है। लेकिन कॉपर क्यों यूज करते हैं हम लोग हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स में, क्योंकि भाई सस्ता है। सिल्वर यूज करेंगे तो महंगा पड़ेगा, तो कॉपर थोड़ा सा कम कंडक्टर है, तो लोग कहते हैं भाई चल जाएगा कोई बात नहीं, सस्ते में काम तो हो रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो वो हमेशा याद रखिएगा सिल्वर ही होता है। ठीक है, इसके अलावा गुड कंडक्टर्स में भाई कॉपर आता है, एल्यूमिनियम आता है, तो ये सारे आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, सो ये कंडक्टर जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कब चालू होता है, हमेशा जब एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे या एक बैटरी लगाएंगे। ठीक है, हमने देखा उसके टाइप्स देखे आपके डेनियल सेल और लेड एक्यूमुलेटर सेल और सब कुछ देखा। ठीक है, तो जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कंडक्टर में, तब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होता है और तभी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आई। सॉलिड्स हमने सारी बातें देख ली। अब बात करते हैं हम लोग लिक्विड और गैस की। लिक्विड और जिस तरीके से सॉलिड में जो कंडक्शन है, कंडक्टिविटी का काम क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड और गैस में क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के प्रेजेंस की वजह से आपके लिक्विड और गैस में कंडक्टिविटी होती है। ये हम लोग को क्लियर होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंसुलेटर्स पे। ठीक है, तो ये तो हो गया कंडक्टिविटी का। जो ये सब काम ना करे, जिसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने के बाद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना स्टार्ट हो या फ्लो ऑफ आयंस ना स्टार्ट हो, तो उसको बोल देंगे हम लोग इंसुलेटर। ठीक है, तो एक हो गया कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। हमने देखा इनके बीच में भी क्या कुछ होता है, हाँ इनके बीच में होता है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो सेमीकंडक्टर एग्जांपल समझना है क्या होता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम आर द एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हमने देखे सिलिकॉन और जर्मेनियम से। इनके एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो इसका एप्लीकेशन है आईसी, कंप्यूटर में जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स के बने होते हैं। जो आपके डायोड्स होते हैं, ठीक है, डायोड्स होते हैं वो भी बने होते हैं। जो आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो भी आपके सेमीकंडक्टर्स से बने होते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं हम लोग, इसको ऊपर ऊपर से ही देख रहे हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है टेम्परेचर के बढ़ाने पे क्या होती है, टेम्परेचर घटाने पे क्या होती है, याद रखिए। अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी कम होती चली जाएगी। और एट टेम्परेचर इक्वल टू 0 केल्विन आपका इसका कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर बिकम 0। ठीक है, तो हमने सेमीकंडक्टर का भी छोटा छोटा कुछ कुछ चीज हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो कंडक्टिविटी 0 होने का मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी 0 होने का मतलब है कि अब ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। जो इसमें कंडक्शन हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, अब होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, इंसुलेटर या परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, सो ये हो गया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बाद एक आखिरी कंसेप्ट है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सुपर कंडक्टर्स। तो देखेंगे सुपर कंडक्टर्स क्या होता है। सुपर कंडक्टर्स क्या होता है, सुपर कंडक्टर्स क्या होता है, देखिए हम लोगों ने कहा था भाई सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को अगर आप कम करेंगे या टेम्परेचर अगर 0 केल्विन के आसपास में ले जाता हूं, तो उस केस में हमने देखा था कि इसकी कंडक्टिविटी है आपकी 0 हो जाती है, यानी कि इंसुलेटर की तरह काम करने लग जाता है। ठीक है, इसी का ठीक उल्टा होता है सेमीकंडक्टर्स, यानी कि टेम्परेचर अगर मैं बहुत कम कर दूं तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी सुपर कंडक्टिविटी है, क्या सब एलिमेंट्स में पाई जाती है? बिल्कुल नहीं, ये केवल मेटल से पाई जाती है। तो क्या सब मेटल से पाई जाती है? नहीं। आपके जैसे आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे मेटल्स एग्जांपल दिए मैंने जहां पे सुपर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट नहीं लगता। आप टेम्परेचर कितना भी कम करते जाइए, उसका मतलब कंडक्टिविटी पे तो सुपर कंडक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ अभी एग्जांपल्स हम लोग और देखते हैं, जैसे कि टंगस्टन, टंगस्टन, कैडमियम, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, टिन एसबी से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमने सुपर कंडक्टर्स के,
अब सुपर कंडक्टर में कंसेप्ट ये होता है कि अगर हम टेम्परेचर कम करें तो रेजिस्टर कम हो जाए, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सवाल उठता है कि भाई टेम्परेचर कितना कम करें? तो इसका जवाब है कि 0.1 केल्विन, 0.1 केल्विन से 10 केल्विन तक ले अगर गए हम लोग, इतना कम टेम्परेचर अगर हमने कर दिया तो ये सुपर कंडक्टिव कंडक्टर हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है ये, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कोई भी गतिरोध नहीं होता, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम लोग सुपर कंडक्टर। जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उसे कहेंगे हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन टेम्परेचर अलग अलग मेटल का अलग अलग होता है। देखिए सबसे कम आपका हो सकता है यहाँ पे इसका टंगस्टन का, कितना 0.01 केल्विन, और इन एग्जाम्पलों में सबसे ज्यादा जो होगा वो आपका लेड का होगा, दैट इज 7.2 केल्विन। बाकी सब इसके बीच में होगा। जैसे आपका जो कैडमियम का होता है 0.56, थोड़ा ज्यादा होता है आपके टंगस्टन से। एल्यूमिनियम का होता है 1.19 केल्विन, और जो आपका टिन का होता है दैट इज 3.7 केल्विन। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो ये सब हम लोगों ने देखा ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो इसी के साथ ही इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टिविटी पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे ऑल अबाउट रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहला हमें समझना है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, ये कुछ बातें हम लोग को समझना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन पढ़ेंगे, ये क्या होता है। ये एक एटम है, ये एक एटम है, और ये एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन आके ऐसे एटम से टकराया, टकराने के बाद ये इसी एटम में, एटम के न्यूक्लियस में, सॉरी ये एटम का न्यूक्लियस है, ये एटम के न्यूक्लियस में से एंटर कर जाता है। ये जब ये एंटर कर जाता है तो यहाँ पे कुछ खलबली सी मचती है और ऐसे दो पार्ट में टूट जाता है, तो दो अलग सब्सटेंसेस बना देता है। ये सबसे पहले एक सब्सटेंस है, ये दूसरा ये एक एलिमेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये दो और एलिमेंट में टूट गया, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अल्फा रेज, कुछ बीटा रेज, कुछ गामा रेज निकले, कुछ और न्यूट्रॉन्स हो सकता है निकले हो, ठीक है। तो अब हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि इनका मास निकालते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम आप लोग सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंटर का कलर चेंज करते हैं, और हाँ, तो अब हमने इसका लेटर से वेट लिया, लेटर से 100 आ गया। उसके बाद हमने देखा कि 2 और 3 को ऐड किया, तो इसका वेट लेटर से 95, 97 आया, और बाकी जो ये अल्फा बीटा गामा सब निकला, इसका जो वेट आया आपका आया 2.5। तो ये मिला के कितना हो जाएगा 99.5, और ये आपका 100। तो ऐसा ये एग्जांपल के तौर पे लिया है मैंने। तो हमने जो आपका स्टार्टिंग में जितना मास होता था, मतलब ये न्यूट्रॉन प्लस ये एटम मिला के 100 था, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट्स मिले उसका सम किया तो आपका 99.5 आता है। तो हमेशा जो रिएक्शन होता है कुछ इस तरीके से ही होता है। तो अभी हम सोचने वाली बात है कि ये जो एक्स्ट्रा मास कहाँ चला गया। तो ये जो 0.5 का जो मास है ये कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, और ये एनर्जी काफी ज्यादा एनर्जी होती है, काफी ज्यादा एनर्जी होती है। ये मास जो है, ये मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है कितना, इसी का जो फॉर्मूला है वो है आइंस्टाइन जी का फेमस फॉर्मूला E = mc², वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मास है जितना मास, तो ये आपका एनर्जी दे देता है। तो ये एनर्जी काफी ज्यादा है। आप देख रहे हैं ना c कितना बड़ा है, उसका स्क्वायर हो जाएगा और कितना बड़ा हो जाएगा। तो आइडिया के लिए अगर हम कहें कि 1 ग्राम यूरेनियम अगर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं हम लोग उसमें, तो वो बराबर होता है अबाउट 20 टन ऑफ टीएनटी। टीएनटी 20 टन टीएनटी के फटने पर जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतना एनर्जी रिलीज होता है 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम का एनर्जी में कन्वर्ट होने पर। और एक और एग्जांपल हमने देखा कि 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम अगर कन्वर्ट होता है तो दैट गिव्स 5 × 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इतना एनर्जी रिलीज होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी काफी काम का है। तो हमें पता है कि भैया हमें एनर्जी मिली। तो अब सवाल ये एनर्जी का करें क्या। तो एनर्जी का हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो उनमें से एक एग्जांपल है कि भाई हम लोग एनर्जी से बिजली बना सकते हैं, कर सकते हैं। हम लोग वाटर लेते हैं, वाटर को हम लोग ऐसे हीटअप करते हैं, तो ये वाटर का वेपर बन जाएगा। उस वेपर को हम लोग टरबाइन में गिराएंगे,
और टरबाइन में गिरा के हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी ले लेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है करने का, इस आपका न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का, यही करते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, कैसे करते हैं? तो हमें ये बिल्कुल प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, आप समझ लीजिए ये आपके रॉड्स हैं। ठीक है, ये आपके फ्यूल रॉड्स हैं, ये आपका फ्यूल है। अच्छा, फ्यूजन में कौन कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? तो आप ये समझिए दो इंपॉर्टेंट फ्यूल होते हैं। एक होता है यूरेनियम 235 और ये इसका एटॉमिक नंबर 92 है, और प्लूटोनियम 239। ये दो इंपॉर्टेंट आपके होते हैं एलिमेंट्स। 94 एटॉमिक नंबर हो गया इसका। तो ये फ्यूल होता है, इनके साथ आपका ये न्यूक्लियर फिजन हम लोग कर सकते हैं। तो ये फ्यूल रॉड है। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिएक्शन होगा, यहाँ से न्यूट्रॉन रिलीज होगा, न्यूट्रॉन रिलीज होकर यहाँ पे हिट होगा। तो हिट होने के बाद आपका फिर दो पार्ट में टूट जाएगा, उससे और न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो भी आपके हिट करेंगे। तो ऐसे न्यूट्रॉन्स का पूरा एक जाल बन जाएगा। न्यूट्रॉन्स हिट करेंगे, फ्यूजन रिएक्शन करेंगे, दो नए आपके एलिमेंट बन जाएंगे, और कुछ आपके रेडिएशन निकलेगी अल्फा बीटा गामा, और कुछ न्यूट्रॉन्स और निकलेंगे जो आपके दोबारा से ये रिएक्शन कर देंगे। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल रॉड्स। तो हम लोग भाई कंट्रोल रॉड्स का यूज करते हैं। हम लोग कंट्रोल रॉड्स का मतलब ये है, अगर हमें ये बंद करना है तो ये ऐसे कंट्रोल रॉड्स हम नीचे की तरफ ले आते हैं। तो ये जब पूरी तरह नीचे ले आएंगे तो एक यहां से जो न्यूट्रॉन निकलेगा इसको हिट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो आपका जो रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं टू कंट्रोल द रिएक्शन। ठीक है, नहीं तो चेन रिएक्शन हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए कंट्रोल रॉड रखते हैं जो कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। इसका एग्जांपल है कैडमियम। कैडमियम का इस्तेमाल करते हैं और बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कैडमियम से आपको अपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा, कैडमियम ऐसे ही एक याद करने के लिए कि कैडमियम का इस्तेमाल के कारण कौन सा डिजीज होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आउच आउच या इटाई इटाई डिजीज होता है कैडमियम के एक्सेस होने पर, या कंटामिनेशन ऑफ कैडमियम होने पर। ठीक है, ये एनवायरनमेंट का एक टॉपिक आपको याद आ गया तो आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंट्रोल रॉड के बारे में। कंट्रोल रॉड के अलावा ये जो आपका फ्लूइड है, ये आपका इसे यूज बोलते हैं हम लोग मॉडरेटर। ये मॉडरेटर क्या करता है? ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, ये सॉरी न्यूट्रॉन जो आपके यहां से निकले हैं, इसकी जो स्पीड होती है, इसकी स्पीड होती है काफी ज्यादा हाई, और इस स्पीड से क्या होता है, वो बिना फिजन रिएक्शन करे निकल जाता है। तो इसका स्पीड को स्लो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मॉडरेटर, ताकि ये जो न्यूट्रॉन है काफी स्पीड से ना निकल जाए, स्लो करके फिर आपका प्रॉपर एटम को हिट करे। इसको स्लो किया जाता है ताकि ये प्रॉपर आपका न्यूक्लियस को जाके हिट कर सके, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियस को हिट करे भी नहीं चला जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते। तो उसके लिए हम लोग क्या रखते हैं? मॉडरेटर। मॉडरेटर के एग्जांपल देख लीजिए भाई। मॉडरेटर के एग्जांपल में आपका है हेवी, आपका वाटर, हेवी वाटर, हेवी वाटर जिसको D2O भी बोलते हैं। इसके अलावा ग्राफाइट, ग्राफाइट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेरिलियम ऑक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे ऑफ मॉडरेटर। कंट्रोल रॉड हो गया, मॉडरेटर हो गया। इसके अलावा एक और होता है कूलेंट। कूलेंट क्या होता है? ये भाई रॉड्स काफी गर्म हो जाता है और काफी हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये पूरे सिस्टम में, ये पूरा सिस्टम गर्म ना हो जाए, तो इस सिस्टम के आसपास आपका पानी का एक फ्लो कराते हैं हम लोग, कूलेंट का फ्लो कराते हैं। पानी इन द सेंस कूलेंट का फ्लो कराते हैं, जो कि पानी भी हो सकता है, कुछ कुछ केस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कुछ केस में आपका ग्राफाइट का भी इस्तेमाल हम लोग, सॉरी ग्राफाइट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल, एयर का भी इस्तेमाल करते हैं, सॉरी एयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस पूरे सिस्टम को कूल रखने के लिए। तो उसको बोलेंगे कूलेंट। न्यूक्लियर रिएक्टर हमने देखा, ये रॉड्स आपके न्यूक्लियर एक्चुअली मटेरियल है, फ्यूल है। हमने देखा फ्यूल कौन से दो यूज करते हैं, यूरेनियम 235, ये 3 है, एंड यूरेनियम 213, प्लूटोनियम 239। ठीक है, तो हमने एग्जांपल्स देखे आपके फ्यूल के। ठीक है, तो यहां पे आई होप समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन देखा, जिससे हमने न्यूक्लियर रिएक्टर देखा। ठीक है, अच्छा अभी ये जो अगर आपका कंट्रोल रॉड ना होता, अगर ये कंट्रोल रॉड ना होता, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है, जिससे जो एनर्जी निकले वो अनकंट्रोल हो जाए।
अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन देते हैं। चेन रिएक्शन यानी कि ये आया, ये दो पार्ट में टूटा, एक ये, उसके बाद यहां से न्यूट्रॉन निकला, न्यूट्रॉन निकल के उसने एक और एटम पे अटैक किया, यहां से भी ऐसे दो निकले, ठीक है। उसके बाद यहां से आपके फिर आपके दो न्यूट्रॉन निकले, के एक न्यूट्रॉन यहां एक न्यूट्रॉन यहां, इसने आपका एक और क्या कहते हैं एटम को में फ्यूजन किया, इसके दो पार्ट निकले, ठीक है। इसने एक और को किया, इसके दो पार्ट निकले, यहां से भी आपके फिर दो न्यूट्रॉन निकले, दो न्यूट्रॉन जाके फिर दो ऐसे एटम्स को, तो ये चेन रिएक्शन बन जाता है। और चेन रिएक्शन बनने की वजह से आपका काफी ज्यादा एनर्जी का रिलीज होता है, अनकंट्रोल्ड एनर्जी रिलीज, जो एक बॉम्ब का काम करती है। यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब का कंसेप्ट है कि अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करता है तो एटम बॉम्ब बनता है। अगला होता है फ्यूजन। फ्यूजन समझने से पहले हमको आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन समझने पड़ेंगे। तो हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स होते हैं, जैसे एक तो हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसका मास भी आपका 1 होता है। हाइड्रोजन के अलावा हमने एक और होता है ड्यूटीरियम, जो होता है H1 लेकिन एटॉमिक मास 2। एक होता है ट्रीटियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 3 होता है। तो ड्यूटीरियम, ट्रीटियम एंड हाइड्रोजन, ये तीन आपके आइसोटोप्स होते हैं ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो डी है, इसी डी अगर D2O बनाता है, H अगर H2O बनाता है, तो ये आपका वाटर है। अगर ये आपका ड्यूटीरियम का इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा हेवी वाटर, जो एज अ कूलेंट, जो आपका मॉडरेटर हम लोग देखते हैं यूज कर सकते हैं, मॉडरेटर की तरह यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं फ्यूजन की, है ना। तो अब फ्यूजन में क्या होता है, तो लेटर से दो ड्यूटेरियम मिलके एक ट्रीटियम बना देंगे और एनर्जी रिलीज कर देंगे, ठीक है। इन दोनों का सम जो होगा लेटर से 100 है, और ट्रीटियम और जो भी निकला सम हो जाएगा 99, तो 1% जो बच गया वो बन जाएगा एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ये सेम कंसेप्ट है मास डिफेक्ट का, जो हमने फिजन में भी देखा और फ्यूजन में भी देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एनर्जी है ये फिजन के कंपैरिजन में, यानी कि फ्यूजन में जो एनर्जी है आपका फिजन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है इसके यूज देख लेते हैं। एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है सन में। तो सन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, और यही अगर एनर्जी अनकंट्रोल्ड हो जाए तो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब बना देती है, ठीक है। अच्छा, ये जो फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपका एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। तो जो हाइड्रोजन बम है उसमें फ्यूजन होता है, और फ्यूजन करने के लिए टेम्परेचर काफी हाई चाहिए। तो ये टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए जो हाइड्रोजन बॉम्ब में है, सबसे पहले हम लोग फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन से एनर्जी निकलती है, एनर्जी से टेम्परेचर हाई हो जाती है, और अब इस टेम्परेचर में फ्यूजन पॉसिबल है, तो उसके बाद फ्यूजन होता है, तो और भी ज्यादा भयंकर रिएक्शन होता है। तो अभी तक तो हाइड्रोजन बॉम्ब खतरनाक देखा, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब से भी, सॉरी हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं, एटॉमिक बॉम्ब देखा। एटॉमिक बॉम्ब से भी 10 गुना ज्यादा, मतलब कई गुना ज्यादा आपका जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो एनर्जी रिलीज कर सकता है और डेवास्टेशन क्रिएट कर सकता है, तबाही मचा सकता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब्स आर मोर डेंजरस, ठीक है। अच्छा, अभी सन में कोई पूछेगा कि भाई सन में क्या होता है, क्या ड्यूटेरियम मिला के ट्रीटियम हो जाता है? नहीं, सन में क्या होता है, दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम न्यूक्लियस बना देता है। तो दो हाइड्रोजन मिलकर जो हीलियम बनने का जो फ्यूजन का प्रोसेस है, उसी से सन में एनर्जी आती है। तो अभी सन का रिएक्शन को हम लोग क्लियर हो गया, सन में क्या रिएक्शन होता है वो भी हम लोग को क्लियर होता है, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? हमने देखा ये जो फ्यूजन और फ्यूजन में हमने देखा कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके फिजन और फ्यूजन के जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उसमें कुछ अल्फा बीटा गामा रेज भी निकलती हैं। तो ये जो रेज होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग रेडिएशन। और इसी रेडिएशन का जो इन्वेंशन किया था वो किया था हेनरी बैक्यूरेल ने, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी का जो आपका डिस्कवरी है वो किसने किया था? तो वो किया था आपका हेनरी बैक्यूरेल ने, BACQUERAL, हेनरी बैक्यूरेल, स्पेलिंग जरा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। सो इसी के साथ ही हम लोगों को रेडियो एक्टिविटी का भी सारा कंसेप्ट और न्यूक्लियर फिजिक्स का हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट लगा वो आपको दे दिया, ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोग फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हम लोग को कवर करने हैं, जो कि लिए हैं हमने पुराने ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन से, जो काफी कई बार देखा गया है, रिपीट भी होता है। तो वो सारे टॉपिक्स हैं मिसलेनियस टॉपिक्स, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।
तो इस वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला पार्ट आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके डिस्कशन का, वो एक क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसको समझते हैं कि हमको पता है कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर दो प्लेट्स होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, उनमें एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसके अंदर भरा होता है क्या, डाइलेक्ट्रिक। इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भरा होता है। ठीक है, और सवाल आपका ये है, ये एक कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग को पता है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि जो चार्ज स्टोर करते हैं ये आपका एसी होता है, और ये कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है कि डीसी को अलाउ करता है। मतलब इसको चार्ज करने के लिए एसी करंट का रिक्वायरमेंट होता है कि डीसी करंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसका जवाब है, आप पॉज करके सोच सकते हैं, इसका जो आंसर है वो है कि ये एसी को अलाउ करता है, डीसी को अलाउ नहीं करता। याद रखिए, जो कैपेसिटर है इट ऑलवेज अलाउ डीसी करंट, डज नॉट अलाउ एसी करंट टू मूव, राइट। नेक्स्ट इज वाटर। नेक्स्ट है हमारा वाटर के बारे में। वाटर के बारे में इसी से रिलेटेड सवाल है कि इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एक, और एक होता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है कि लो होता है, स्ट्रेंथ इसका हाई होता है कि लो होता है। तो ये सवाल है, फिर पॉज करके आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका, वाटर हैज अ हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बट अ लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसका स्ट्रेंथ तो का लो होता है, लेकिन आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज हाई ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका यूजेस भी हम लोग को मालूम है कैपेसिटर का, कि ये आपका एनर्जी का स्टोरेज करता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। और क्या इसका इस्तेमाल सेंसर्स में होता है, कि हाँ भाई इसका इस्तेमाल सेंसर्स में भी किया जाता है। इसका जो यूज है वो सिग्नल प्रोसेसिंग में भी होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये इसके ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, तो याद रखिए किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ इज एप्लीकेबल ऑन कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अगला सवाल आपका ये है, क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या एक वेक्टर है, कि इट इज अ वेक्टर और नॉट। तो इसका जवाब है कि ये एक वेक्टर है, बिल्कुल है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर होता है। ठीक है, अच्छा, डाईमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल आपका, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है। तो याद रखिए, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है इट इज ऑलवेज 0। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है कि ट्रांसफॉर्मर में कौन सा साइंटिफिक फिनोमेना का यूज होता है। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन का इस्तेमाल होता है इन केस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आपके मैग्नेट्स। तो सेरेमिक मैग्नेट्स होते हैं, सेरेमिक मैग्नेट्स के एग्जाम्पल बताइए। तो इसका जवाब है स्ट्रोंशियम मैग्नेट्स और बेरियम फेराइट। आपके सेरेमिक मैग्नेट है स्ट्रोंशियम एंड बेरियम फेराइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फर्मी लेवल। फर्मी लेवल का क्या मतलब होता है। तो इसका जवाब है, फर्मी लेवल होता है किसी भी आपका एटम है, मान लेते हैं उस एटम में अलग अलग इस तरीके से शेल्स होंगे, और इन शेल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे ज्यादा लूजली हेल्ड होगा, जो सबसे ज्यादा लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उसका जो एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज फर्मी लेवल। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज द 8th क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, स्पीडोमीटर में क्या यूज होता है। स्पीडोमीटर में क्या यूज होता है, स्पीडोमीटर में आपका मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अटैच टू द मेन शाफ्ट। आपके मेन शाफ्ट में आपका एक मैग्नेट अटैच होता है। ठीक है, जो स्पीडोमीटर
बेसिकली स्पीडोमीटर एक मैग्नेट है जो कि आपके मेन शाफ्ट ऑफ द व्हीकल जो है उससे अटैच होता है। ठीक है, अगला सवाल, 9वां सवाल है क्वांटम वेल क्या होता है। क्वांटम वेल क्या होता है? ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके 3 डायमेंशन होंगे। तो जैसे कि एक आप ये ले लीजिए, एक क्यूब है, इसके 3 डायमेंशन है। तो 3 डायमेंशनों में 2 डायमेंशन को तो इंटैक्ट रखते हैं, लेकिन एक डायमेंशन जो है दैट बिकम्स ऑफ नैनो लेवल, उसको नैनो लेवल का कर देंगे। तो लेट अस सी, ये दोनों आपके डायमेंशन ठीक है, लेकिन तीसरा डायमेंशन को हम बहुत बहुत छोटा कर देंगे। बहुत बहुत छोटा अगर कर देंगे, एक डायमेंशन अगर नैनो का हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग नैनो वेल। तो कोई कुआं नहीं होता है, कोई एक 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट होता है जिसका एक डायमेंशन नैनो लेवल पे होगा, उसे बोलते हैं हम लोग क्वांटम वेल। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट जो होते हैं वो कौन से लॉ से गवर्न होते हैं? तो याद रखिए लेंज लॉ। लेंज लॉ होता है जिससे ये गवर्न होते हैं। ठीक है, लेंज लॉ याद रखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है, एज वेल एज न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ भी इसमें यूज है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज वेल एज न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, ये आपका गवर्न करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट को। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, हम लोग मैग्नेट्स की बात कर रहे थे ना, सेरामिक मैग्नेट्स की और बात कर लेते हैं हम लोग। तो कुछ मैग्नेट्स बने होते हैं विद द हेल्प ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स से बने होते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं। उनके एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से होते हैं। एक होता है सामे, SAMERIUM, सामेरियम कोबाल्ट, और दूसरा है नियोडीनियम, नियोडीमियम मैग्नेट्स भी आते हैं, जो कि आपको काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये बनते किससे हैं? ये आपके एक नियोडीनियम एलॉय होता है, नियोडीनियम एलॉय होता है, उससे बनते हैं। जो एक प्रोसेस होता है आइसोस्टैटिक प्रेसिंग, आइसोस्टैटिक प्रेसिंग को यूज करके आपके नियोडीनियम एलॉय बनाया जाता है, जिसकी मदद से नियोडीनियम मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। तो याद रखिए, ये जो नियोडीनियम मैग्नेट्स है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट इन द वर्ल्ड, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो मैग्नेट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। ठीक है, नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन इज अबाउट डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है? एक प्रिंसिपल होता है डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल। डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल होता है, उसको कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके कंफर्मेशन के लिए। एक्चुअली कोई भी प्रिंसिपल होता है उसको प्रूव करना पड़ता है, ये नहीं कि साइंटिस्ट ने बोल दिया हमको मान लेना पड़ेगा। तो डी ब्रोगली प्रिंसिपल जो दिया गया था, उसको प्रूव करने के लिए आपको डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट किया गया, जिससे डी ब्रोगली थ्योरी को प्रूव किया गया। ठीक है, इसमें कौन सा मेटल क्रिस्टल यूज होता है? तो आंसर है निकल क्रिस्टल का इस्तेमाल आपको किया जाता है इन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डी ब्रोगली थ्योरी। ठीक है, अच्छा, ये सारे जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको डिटेल में जाने लगेंगे तो कभी भी पूरा साल लग जाएगा, पढ़ते रहेंगे, लेकिन कभी सिलेबस खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़े शॉर्ट में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर, अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का बैंड विड्थ कितना होता है? ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं ना, तो ऑप्टिकल फाइबर यूज करने पर बैंड विड्थ कितना हो जाता है? तो दैट इज मोर देन 100 गीगाहर्ट्ज। 100 गीगाहर्ट्ज से भी ज्यादा आपका बैंड विड्थ हो जाता है। ठीक है, सो ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 15वां क्वेश्चन, दैट इज, अभी बोल रहे हैं फोर्ज्ड नोट्स। फोर्ज्ड नोट्स को चेक करने के लिए कौन से रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है? तो दैट इज यूवी रेज का इस्तेमाल करके हम लोग फोर्जरी को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, 16वां क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, यह है कि नाइट विजन सिक्योरिटी कैमराज में कौन से रेडिएशन का इस्तेमाल होता है? दैट इज इंफ्रारेड रेज। ठीक है, अच्छा, 17, कनकेव लेंस
का पावर कितना होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? तो इसका आंसर है कि ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज कॉन्केव लेंस का जो पावर होता है हमेशा आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट 18वां 18 पॉइंट ये है कि जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर कैसा इमेज आपका शो करता है, इमेज कैसा होता है प्रोजेक्टर में, रियल इमेज होता है कि वर्चुअल इमेज होता है? तो इसका जवाब है कि भैया रियल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज नहीं होता। एक प्रोजेक्टर से आपकी रोशनी डायरेक्ट पड़ती है स्क्रीन पे, ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्क्रीन पर रोशनी पड़ती है, ठीक है, तो दिस इज अ रियल इमेज। प्रोजेक्टर आपका रियल इमेज शो करता है हमेशा। ठीक है, अब हमेशा क्वेश्चंस देखेंगे आप लोग साइंटिफिक फेनोमेना के ऊपर पूछते हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, उसके लिए कौन सा फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका आंसर है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन फेनोमेना का यूज होता है इन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, नेक्स्ट 20th क्वेश्चन में एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी में कौन सा साइंटिफिक फिनोमेना यूज होता है? तो हमें पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि एक पाइप, एक कैमरा अंदर डालते हैं हम लोग अपने एलिमेंट्री कैनाल में, वहां आपके लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपका हमें इमेज देखने को मिलता है। ठीक है, 21st, तो 21st क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा डिस्पर्जन पावर सबसे ज्यादा किसका होता है? तो याद रखिए फ्लिंट ग्लास का आपका डिस्पर्जन का पावर सबसे ज्यादा देखा गया है। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 21। 22nd क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 22nd क्वेश्चन आपका यह है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया है? तो आंसर है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किस तरीके से आपका रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, नहीं, रेड शिफ्ट के बारे में, रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती? जो आपका रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती? तो फ्रीक्वेंसी का हमेशा कांस्टेंट रहता है, आपका वेवलेंथ बदल जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहना, रिफ्रैक्शन में हमेशा फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहता है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 25th क्वेश्चन है आपका क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ क्या है? क्रेस्कोग्राफ से क्या मेजर करते हैं? तो क्रेस्कोग्राफ से मेजर करते हैं हम लोग जो प्लांट्स है, प्लांट्स की कितनी ग्रोथ हुई है, प्लांट्स कितना ग्रो कर रहा है, ये मेजर करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ क्रेस्कोग्राफ। इसका इन्वेंशन किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बोस इंडिया के साइंटिस्ट थे, फेमस साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने उन्होंने ये क्रेस्कोग्राफ जो कि प्लांट का ग्रोथ मेजर करता है, ये आपको इन्वेंट किया था। ठीक है, रेट ऑफ वाटर फ्लो का यूनिट क्या है? 26 क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ वाटर फ्लो? रेट ऑफ वाटर फ्लो का यूनिट क्या है? तो याद रखना है, इसका यूनिट है क्यूसेक। क्यूसेक जो कि होता है फीट क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, क्यूसेक इज द यूनिट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 27 क्वेश्चन पे। 27 क्वेश्चन आपका है एटीन्यूएशन क्या होता है? ATTENUATION। तो एटीन्यूएशन टर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है सिग्नल, जो हम लोग सिग्नल सेंड करते हैं उसका लॉस ऑफ सिग्नल, यानी किसी भी सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की क्वालिटी कम होना और उसकी स्ट्रेंथ कम होना, जब उसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, इसको बोलते हैं एटीन्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन है हम लोगों को, रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? तो इंस्ट्रूमेंट का नाम है गाइगर मुलर, GEIGERMULLER, गाइगर मुलर काउंटर आपका इस्तेमाल होता है टू डिटेक्ट रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट 29 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट आर थर्मो रजिस्टर्स?
थर्मो रेजिस्टर्स क्या होते हैं? थर्मो रेजिस्टर्स पढ़ेंगे भाई। थर्मो रेजिस्टर्स क्या होता है? हमने कहा कि ये थर्मो रेजिस्टर एक प्रकार का थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर क्या काम करता है? टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर का जो मेजरमेंट होता है दैट इज बिकॉज एक्सपेंशन। जो थर्मोमीटर जो हम लोग यूज करते हैं घर में, वो हम यूज करता है एक्सपेंशन का फेनोमेना। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका डेल्टा एक्स यानी कि एक्सपैंड होता है, ठीक है। आपका ये आपका थर्मोमीटर है, इसमें ऐसे मर्क्यूरी भरा होता है। मर्क्यूरी का लेवल लेटर से ये है, टेम्परेचर बढ़ाने पर लेवल आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डेल्टा एक्स यानी कि देयर विल बी चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज आएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो ये हो गया नॉर्मल थर्मोमीटर का कंसेप्ट। लेकिन थर्मो रेजिस्टेंस में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में आपका चेंज आता है। किसका? रेजिस्टर के रेजिस्टेंस में चेंज आता है। तो रेजिस्टेंस को मेजर करके हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं थर्मो रेजिस्टर्स, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 30th क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट है, पानी भरा हुआ है, नीचे ऐसे चक्के लगे हुए हैं और आप लीनियर एक्सेलरेशन कर रहे हो, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है ये बॉडी, तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है पानी का सरफेस जो बना रहा है, आफ्टर इट इज एक्सेलरेटिंग कैसा सरफेस बनाएगा? तो ऑप्शन दे देगा भाई, लीनियर भी लीनियर बनाएगा, पैराबोलिक बनाएगा, ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा। तो इसका आंसर है पैराबोलिक बनाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये पैराबोलिक शेप ले लेगा, लीनियर नहीं लेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31st क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ शिप को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ शिप? तो आप मीटर सेकंड वगैरह नहीं बोलना, स्पीड ऑफ शिप के लिए मेजर करने के लिए एक स्पेशल यूनिट है जिसको बोलते हैं नॉट्स, ठीक है। कितने नॉट्स, ठीक है, शिप मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आपका 32nd क्वेश्चन। 32nd क्वेश्चन कहता है कि जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट होते हैं वो कौन से प्लेन में होते हैं? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट आर इन इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन में आपके प्रेजेंट होते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट होता है उनका, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि कुछ साइंटिस्ट कुछ सालों पहले ऐसा कहते थे कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ऐसे कुछ लोग बोलते थे। कौन थे वो लोग? तो वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल साइंटिस्ट था जो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि भैया अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। बाद में गलत साबित होते हैं लाइक बाय साइंटिस्ट लाइक गैलीलियो एक्सेट्रा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन ये कहता है कि कौन से डिजीजेस हो जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स को? एस्ट्रोनॉट्स को कौन से डिजीजेस हो जाते हैं? तो सबसे पहला है उनकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है। बोन डेंसिटी उनकी काफी कम हो जाती है और आपका मसल वेस्टिंग होता है। मसल वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग का मतलब है मसल का, क्योंकि वहां पे खड़े रहना नहीं पड़ता उनको। आप खड़े नहीं रह सकते ना, अभी आप खड़े रह सकते हैं क्योंकि ग्रेविटी है, वहां ग्रेविटी नहीं है, तो यू कैन नॉट स्टैंड। जब आप स्टैंड नहीं करेंगे तो बोन का इस्तेमाल नहीं होगा, मसल का इस्तेमाल नहीं होगा, और जो चीज इस्तेमाल नहीं होती वो वेस्ट हो जाती है। तो बोन डेंसिटी में भी कमी देखने को मिलती है और मसल भी कमजोर हो जाता है। तो एस्ट्रोनॉट्स को ये सब डिजीजेस फेस करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ देयर ट्रैवल इन स्पेस, ठीक है। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, एस्ट्रोनॉट्स की बात चली रही है तो यही से 35th क्वेश्चन आते हैं। तो ये एस्ट्रोनॉट्स जब हम अपने घर वापस आते हैं, यानी कि अर्थ में जब वापस आते हैं, तो ऑब्वियसली एक स्पेस सैटेलाइट की मदद लेनी पड़ती है, तो ठीक है। तो उसमें जब वो वापस आते हैं तो वेटलेसनेस फील करते हैं। वेटलेसनेस फील इसलिए करते हैं क्योंकि फ्री फॉल होता है सैटेलाइट का, ठीक है। फ्री फॉल होता है सैटेलाइट का, जिसकी वजह से वो वेटलेसनेस फील करते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, सैटेलाइट की बात हो रही है तो सैटेलाइट में कौन सा फोर्स लगता है? 36th क्वेश्चन। सैटेलाइट्स में कौन सा फोर्स लगता है? तो आंसर है सैटेलाइट्स में फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल।
काफी इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ऑन, हम लोग बात करते हैं इलास्टिसिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी के कुछ कोएफिशिएंट्स होते हैं, आप लोगों को पता होने चाहिए। एक होता है यंग्स कोएफिशिएंट, एक होता है आपका शियर कोएफिशिएंट, एक होता है वॉल्यूम कोएफिशिएंट। यंग्स कोएफिशिएंट हम जानते हैं कि हमने देखा, स्ट्रेस देखा था, हमने कहा था स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन कर देते हैं, और ये ई आपका यंग्स मॉडुलस है। ठीक है, उसी तरीके से आपका शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन बोल देते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग जो कांस्टेंट लगाते हैं उसको बोलते हैं शियर, टाउ इज इक्वल टू के, और जो भी ये स्ट्रेस का साइन है, तो दिस इज योर शियर कोएफिशिएंट। फिर वॉल्यूम कोएफिशिएंट भी हो सकता है आपका। तो इस जो वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा वी बाई वी। तो अच्छा, के इसे यहाँ पे यूज कर लिया, यहाँ आप कोई और लेटर यूज कर सकते हैं, पी यूज कर सकते हैं, कैपिटल पी कुछ भी, और यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू के इंटू डेल वी अपॉन डेल वी। तो ये जो के है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम कोएफिशिएंट, या बल्क मॉडुलस भी बोलते हैं इसको, बल्क मॉडुलस बोलते हैं। तो ये तीन आपके इलास्टिसिटी के कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज हुक्स लॉ। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही आपका हुक्स लॉ होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है कि आपका ये जो यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस है, ये एप्लीकेबल है केवल आपके सॉलिड्स के लिए। ये आपके केवल सॉलिड्स में पाया जाता है, यंग्स और शियर। लेकिन जो वॉल्यूम कोएफिशिएंट है, ये आपका सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है, और गैस में भी हम लोग ये चीज देखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 38, कुछ फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस में आपको बोला जाए, फंडामेंटल फोर्स में सबसे मैक्सिमम फोर्स कौन सा है, तो मैक्सिमम फंडामेंटल फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। और बोला जाए व्हाट इज द मिनिमम फंडामेंटल फोर्स, तो मिनिमम फंडामेंटल फोर्स विल बी ग्रेविटेशन। न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है फंडामेंटल फोर्सेस में, और जो सबसे कमजोर फंडामेंटल फोर्स है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब ग्रेविटेशन की बात हो रही है, तो उससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 39 क्वेश्चन। ग्रेविटेशन का जो आविष्कार है वो हमने पता है न्यूटन ने किया था। न्यूटन से भी पहले भी एक इंडियन साइंटिस्ट है जिनका नाम है ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्त जो है, जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ब्रह्म सिद्धांत। तो ब्रह्म सिद्धांत में ब्रह्मगुप्ता ने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी आपका था कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगला सवाल 40th क्वेश्चन। एक सैटेलाइट है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के आसपास एक सैटेलाइट घूम रहा है। तो सवाल ये है कि ये जो आपके अर्थ में कौन कौन सी चीजें कंजर्व रहेगी। क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्या आपकी मोमेंटम कंजर्व रहेगी, क्या आपकी, ये लीनियर मोमेंटम की बात है, क्या आपकी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगी। तो इसका आंसर है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहती है, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, और साथ में एंगुलर मोमेंटम भी आपका कंजर्व रहता है। तो ये एक आपका 1 2 3 टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते हैं हम लोग हीट ट्रांसफर में। ठीक है, 41 हीट ट्रांसफर के तरीके हम लोगों को पता है कौन कौन से। एक तो कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, एक है रेडिएशन। आपको बताना इन तीनों में से सबसे फास्ट कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे फास्ट होता है आपका रेडिएशन में हीट ट्रांसफर सबसे तेज होता है, फास्टेस्ट, बहुत तेजी से आपका रेडिएशन में होता है। लेकिन रेडिएशन होने की वजह से रेडिएशन जो है, इसमें हीट ट्रांसफर सबसे फास्टेस्ट होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर में रेडिएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेम्परेचर रेस करने पर बहुत तेजी से रेडिएशन बढ़ता है। ठीक है, तो ये समझ में आया हम लोगों को। ठीक है, मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है, ये तो अभी भी डिस्कस किया हम लोगों ने, सिल्वर में। थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा आपके सिल्वर में होती है। ठीक है, अच्छा, हमने देखा होगा, आपने ब्रेड बनाया होगा, टोस्टर का इस्तेमाल कितने लोगों ने किया है। तो अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कंसेप्ट पता होना चाहिए कि टोस्टर में जो आपका ब्रेड गर्म हो जाता है,
उसके लिए हम लोग इंफ्रारेड रेज के कारण ऐसा होता है, इंफ्रारेड रेज यूज होता है, ठीक है। ये हो गया 43rd क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 44th क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये तो पता होना ही चाहिए। सो ये है, एंड व्हाट इज एंटी फ्रीज मिक्सचर? एंटी फ्रीज मिक्सचर, एंटी फ्रीज मिक्सचर किसे कहते हैं? एक्चुअली जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां टेम्परेचर बहुत लो होता है, जिसकी वजह से गाड़ी में अगर हम पेट्रोल डीजल यूज करेंगे तो वो बर्फ में जम जाएगा, क्योंकि उनका टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री है। जैसे रशिया हो, रशिया में साइबेरिया रीजन हो गया, वहां पे बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है। तो वैसे टेम्परेचर में आप गाड़ियां कैसे चलाएंगे? उसके लिए आपके फ्यूल के साथ आपका एंटी फ्रीज मिक्सचर मिक्स करा जाता है। सवाल यही है कि इसी एंटी फ्रीज मिक्सचर में कौन सा कंपाउंड ऐड होता है? तो आंसर है इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल। और वाटर को ऐसा मिक्स कर दिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं एंटी फ्रीज मिक्सचर। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 45th क्वेश्चन। 45th क्वेश्चन आपका ये कहता है कि किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम इंप्यूरिटीज मिलाएं तो उसका इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या पड़ता है और मेल्टिंग पॉइंट पे क्या पड़ता है। लेट फॉर एग्जांपल आपका पानी है, ठीक है, पानी में हमने कोई इंप्यूरिटी मिला दी, क्या लेटर से सॉल्ट मिला दिया या शुगर मिला दिया, एक प्रकार की इंप्यूरिटी का काम करेगा। अब पानी एक प्योर नहीं है, प्योर डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, उसमें कुछ केमिकल, उसमें कुछ ऐड किया गया है सॉल्वेंट, उसे बोल देंगे इंप्यूरिटी, चाहे वो नमक हो, सॉल्ट हो या कुछ और हो। तो इसके एडिशन की वजह से आपका मेल्टिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ता है? आंसर है मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, डिस्कस कर चुके हैं। और बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज करता है, यानी कि नॉर्मली जो 100 डिग्री होना चाहिए था और 0 डिग्री मल्टीप्लाई होना चाहिए था, हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट कम होकर लेटर से -2 डिग्री हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं। और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के लेटर से 105 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। वो आपने देखा होगा, कुल्फी वाले भैया होते हैं जो कुल्फी जमाते हैं, वो क्या करते हैं, अंदर एक कंटेनर लेते हैं, यहाँ पे दूध भर लेते हैं और इसके आसपास बर्फ रख देते हैं, ठीक है, इसके आसपास बर्फ रख देते हैं और फिर इस बर्फ में आपका नमक मिला देते हैं, सॉल्ट ऐसे ऐड कर देते हैं। तो सॉल्ट ये बर्फ के आसपास पूरा सॉल्ट भर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो बर्फ का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम है। इसको अगर बर्फ मेंटेन रखना है खुद को, तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर -2 डिग्री या कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो दूध है, ये दूध आपका जम जाता है। तो ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरीके से अगर हम लोग सॉल्ट वगैरह मिला देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। तो पानी को और ज्यादा टेम्परेचर तक हम लोग गर्म कर सकते हैं अगर हम लोग इंप्यूरिटीज मिला देते हैं। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। 44 हो गया, 45 क्वेश्चन देखा हमने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम एक सवाल है कि अगर बिस्किट या कोई भी खाने का आइटम हम लोग रखते हैं, वो फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें मॉइस्चर चला गया है। मॉइस्चर जाने की वजह से वो जो बिस्किट है बहुत ज्यादा कड़क हो जाता है, ठीक है। आपको लगेगा कि बिस्किट ऐसे फ्रिज में रख देंगे तो नरम हो जाना चाहिए, पर नरम नहीं होता, कड़क हो जाता है। उसमें मॉइस्चर जो है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों? उसका रीजन है, फ्रिज में जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है दैट इज कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन। डीह्यूमिडिफिकेशन के कारण जो बिस्किट है आपका है, उस बिस्किट के जितने भी H2O मॉलिक्यूल्स हैं वो सब बाहर चले जाते हैं और आपका बिस्किट जो है और ज्यादा कम पानी का होता है, इसलिए कड़क हो जाता है, क्रिस्पी हो जाता है और ज्यादा, ठीक है। तो दिस इज द रीजन व्हाई बिस्किट गेट्स मोर क्रंचियर, is because cooling in a refrigerator is cooling and dehumidification also। तो फ्रिज में हम जानते हैं कि मॉइस्चर आपका हमेशा कम हो जाता है, कोई भी आइटम रखिए तो उसमें मॉइस्चर वो कम कर देगा, ठीक है। अब आते हैं 47, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे, पहले सवाल समझेंगे। हमारे पास एक सॉलिड है, ठीक है, एकदम सॉलिड है, इसको हमने ऐसे गर्म किया, गर्म करने पर लिक्विड बन गया। लिक्विड जब बन गया, हमने देखा कि इसका वॉल्यूम में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि सॉलिड में बिल्कुल पास पास रहते हैं। अब जब हमने हीट दिया तो ये जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो गए, एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, दूर होने की वजह से लिक्विड बनते हैं, तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा। तो अभी दोबारा हमने क्या इसको गर्म किया, तो अब एक गैस बन गया, तो गैस बन गया तो उसका वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो ये एक नॉर्मल फेनोमेना है जो हम हमेशा सोचते हैं कि ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं उसमें ऐसा नहीं होता। लेटस से हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड को जब हमने गर्म करके लिक्विड बनाया तो हमने देखा उसका वॉल्यूम घट गया, और उसका वॉल्यूम और घट गया, ठीक है। या उल्टा कर लेते हैं, लेटस से आपका लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड को से हमने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया और ये आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद हमने देखा कि इसका वॉल्यूम बढ़ गया,
ठीक है, यहां तक आना चाहिए था, एक्स्ट्रा वॉल्यूम और बढ़ गया इसका। तो ऐसा कुछ आपके एलिमेंट्स में देखा जाता है। तो वो कौन से एलिमेंट्स या कौन से एलॉयज हैं या कौन से सब्सटेंसेस हैं, तो उसमें सबसे पहला एग्जांपल है ब्रास का। ऐसा ब्रास में होते होते आपने देखा है। उसके बाद है कास्ट आयरन। तीसरा एग्जांपल आपका सब जानते हैं, वो आइस। आइस आप रखिए, जो आइस ट्रे डालते हैं, आइस ट्रे जब आइस बनने के बाद पानी डालते हैं पहले आइस ट्रे में और उसको फ्रिज में डाल देते हैं। उसके बाद जब हम उसको ठंडा करते हैं तो हम देखते हैं वो जो पानी बढ़कर आइस बन गया है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं और देख चुके हैं। इसके अलावा और एग्जांपल्स है आपका बिस्मथ और एंटीमनी। बिस्मथ, एंटीमनी, आइस, कास्ट आयरन और ब्रास, ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पे आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी? डेंसिटी ऑफ सॉलिड विल बी लोअर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ जो आइस होगी, सॉरी, लिक्विड की डेंसिटी आपकी ज्यादा होगी और सॉलिड की डेंसिटी कम होगी। तो ऑब्वियसली सॉलिड जो है विल बी फ्लोटिंग ऑन लिक्विड। जो सॉलिड है आपका फ्लोट करेगा ऑन लिक्विड। तो ये सारे जो आपके ब्रास, कास्ट आयरन, आइस, बिस्मथ और एंटीमनी है, इस मेटल का अगर सॉलिड आप लिक्विड में डालेंगे तो सॉलिड विल फ्लोट ऑन द लिक्विड सरफेस। ये एक इंपॉर्टेंट है। पानी में देखते ही हैं, पानी में आइस डालिए तो आइस ऊपर तैरता है ना। क्यों तैरता है? क्योंकि आइस का डेंसिटी कम है, राइट, और जो कि नेचुरल नहीं है, दूसरे कंपाउंड्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 48 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 48 क्वेश्चन की बात हम लोग, हाँ, अच्छा, एक कंसेप्ट और हमको यहां पे समझना है कि व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? सो रिजिड बॉडी इज अ बॉडी जहां पे, अगर ये बॉडी है, ठीक है, इसके दो आपके एटम्स हैं या दो मॉलिक्यूल्स हैं। दो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस हमने देख लिया, लेटर से डेल्टा है। फिर मैंने इस पर फोर्स लगाया। फोर्स लगाने पर अगर इस बॉडी के ये जो दो एटम्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा ही रहे, कोई कभी ना बढ़े, सेम रहे, तो हम लोग कह देंगे कि इट इज अ रिजिड बॉडी। और अगर उल्टा फोर्स लगा रहे, कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं, तो जो डेल्टा है कम ना हो जाए, उतना ही रहे। यानी कि किसी भी बॉडी में अगर फोर्स लगाने की वजह से उनके दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ना तो दूर जाते हैं, ना तो और ज्यादा पास आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक रिजिड बॉडी। तो दिस इज द 48th क्वेश्चन। ठीक है, अब 49 क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि एक हॉलो पाइप है, ठीक है। तो हॉलो पाइप में दो चीजें होती है, क्या? एक इनर डायमीटर, एक आउटर डायमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है टेम्परेचर के बढ़ाने पर, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो आपके इनर डायमीटर और आपके आउटर डायमीटर में क्या फर्क पड़ता है? तो इनर डायमीटर ये है, आउटर डायमीटर आपका ये है। तो इन्होंने कहा है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका इनर डायमीटर भी इंक्रीज करेगा, आउटर डायमीटर भी इंक्रीज करेगा। यानी कि ये जो होल है, अंदर का जो इंटरनल डायमीटर पहले ऐसा था, बाद में और बड़ा हो जाएगा, और जो आउटर डायमीटर है भाई पहले ऐसा था और ये भी इंक्रीज कर जाएगा। दोनों में ही इंक्रीज होता है, आपके इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दोनों में। तो दिस 49 क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन है आपका। पूछेगा बॉडी टेम्परेचर आपका कितना होता है? तो ये सबको पता होना चाहिए, 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, इससे ज्यादा हो गया तो आप कहेंगे बुखार हो गया आपको। जैसे 99 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हम बोलते हैं कि हम बुखार हो गया। 98 पे कुछ नहीं होता, 99 से बुखार शुरू होता है ना, क्योंकि अब टेम्परेचर एबनॉर्मल हो गया है, नॉर्मल टेम्परेचर से चेंज हो गया है। नॉर्मल टेम्परेचर हमको याद होना चाहिए। ठीक है, 51st क्वेश्चन आपका क्या है? अच्छा, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा है और इसका मेजरमेंट करते हैं हम लोग बाई थर्मोमीटर। थर्मोमीटर हमने लीनियर थर्मोमीटर देखा है। आपका नॉर्मल जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा है। इसके बाद रेजिस्टिव थर्मोमीटर देखा है। एक और थर्मोमीटर की बात करते हैं कि जो कोल्ड रीजन में कौन सा थर्मोमीटर यूज होता है? तो इसका जवाब है कोल्ड रीजन में अल्कोहल थर्मोमीटर यूज होता है। सवाल आपका होगा कि अल्कोहल थर्मोमीटर क्यों यूज होता है? उसका सिंपल रीजन है, क्योंकि कोल्ड में टेम्परेचर कम होता है और अल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी कम है, इसीलिए आपका अल्कोहल थर्मोमीटर का यूज किया जाता है इन कोल्ड प्लेसेस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 52nd क्वेश्चन। 52nd क्वेश्चन ये है, ठीक है, ह्यूमिडिटी बढ़ने पर वेलोसिटी ऑफ साउंड का क्या होता है? हमको पता है भाई, ह्यूमिडिटी बढ़ने पर साउंड वेलोसिटी,
तो भाई ह्यूमिडिटी बढ़ने पर साउंड वेलोसिटी भी हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो और डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ने पर डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि वाटर बढ़ जाता है। और एयर का डेंसिटी ज्यादा है कि वाटर का, तो एयर का डेंसिटी वाटर से बड़ा है। अगर वाटर ज्यादा होगा एयर में तो ऑब्वियसली एयर का मात्रा कम होगी ना, परसेंटेज वाइज देखें तो एयर कम होगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी आपका डिक्रीज कर जाएगा। वाई? बिकॉज एयर की डेंसिटी इज ऑलवेज लेस ग्रेटर एज कंपेयर टू वाटर डेंसिटी। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने पर याद रखिए साउंड की स्पीड बढ़ेगी और डेंसिटी घटेगी। तो दिस इज द 52nd क्वेश्चन। 53rd क्वेश्चन पे आते हैं। 53rd क्वेश्चन पे ठीक है 53rd क्वेश्चन है कि जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है हमारा, रेफ्रिजरेटर का अगर डोर ओपन रहे तो क्या होता है। तो याद रखिए डोर अगर ओपन होगा तो कुछ समय तक तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेकिन ओवरऑल टेम्परेचर का इंक्रीज देखने को मिलेगा कुछ समय बाद, और काफी तेजी से आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 54th क्वेश्चन। 54th क्वेश्चन इज की हाई ऑल्टीट्यूड पे, नहीं चलो इसको बाद में देखते हैं। 54th क्वेश्चन में हमने देखा प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर के जो हैंडल है कौन से मटेरियल से बने होते हैं, तो आंसर है इबोनाइट। क्यों बने होते हैं? क्योंकि इबोनाइट इज द इंसुलेटर, इंसुलेटर से हमें बनाना है, तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाई ऑल्टीट्यूड पे, हाई ऑल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई ऑल्टीट्यूड पे यानी कि लेटर से पहाड़ है, पहाड़ में ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो हाइट बढ़ा रहे हैं, हाइट के बढ़ाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या प्रभाव पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाने पे आपका कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो अगला सवाल है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका डिक्रीज कर जाएगा तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बिल्कुल याद रखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम लोग कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका कम होता है, यानी कि लेस देन 100 डिग्री से कम में आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। लेट अस से 95 डिग्री पे ही आपका बॉइल करने लगा, अगर 95 डिग्री पे बॉइल करने लगा तो क्या सब्जियां आपकी पक पाएंगी प्रॉपर, तो सब्जियां आपकी प्रॉपरली पक नहीं पाती है हाई टेम्परेचर पे जाने पर, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अगर हमने कहा कि वाटर में हम लोग नमक मिला दें, सॉल्ट मिला दें थोड़ा सा, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि वाटर में सॉल्ट मिलाने का मतलब है इंप्यूरिटी बढ़ाना, और इंप्यूरिटी के बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज कर जाता है। तो आई होप ये बात भी समझ में आई होगी, ठीक है। 55th क्वेश्चन की बात करते हैं। 55th क्वेश्चन में आपका सवाल है कि एक बलून है, अच्छा फिर हम लोग हाइट इंक्रीज कर रहे हैं, तो हाइट इंक्रीज करने पर सारी कहानी हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज तो है भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, दूसरी बात ये हाइट के बढ़ाने पर एक बलून है, बलून भी ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो इस बलून का जो वॉल्यूम है इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, ये सवाल है। तो बहुत इजी है इसको समझना। जो बैलून है हमें पता है कि भाई डेंसिटी ऑफ एयर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कम होता है, डेंसिटी कम होता है तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो जब बलून का भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो अगर हाइट पे जाएंगे तो याद रखिएगा बलून का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। एक बार शॉर्ट में फिर से देखेंगे, अगर हम हाइट में ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण हमारी सब्जियां जल्दी नहीं पकती है, और हाइट के इंक्रीज होने पर डेंसिटी ऑफ एयर कम हो जाता है तो वॉल्यूम ऑफ एयर बढ़ जाएगा। इसीलिए कोई भी बलून अगर हाइट में ऊपर जाती है तो उसका वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। आई होप ये बातें क्लियर होंगी, ठीक है। ये तो हमने बलून की बात करी, अब हम लोग बात करते हैं बबल की। 56th क्वेश्चन, ठीक है। 56th क्वेश्चन ये कहता है कि लेटर से ये पानी है, पानी के अंदर एक बबल आया, ठीक है। ये बबल जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसका साइज बढ़ता है कि घटता है, इसका जो साइज है इसका साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये आपका सवाल। तो सवाल बड़ा सिंपल है, हमने देखा कि पानी के अंदर अगर एक बबल आ जाता है तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो बबल है जो फॉर्म होता है, बबल का जो प्रेशर है अंदर का प्रेशर, तो बबल के अंदर गैस भरा होगा, बबल के अंदर कुछ ना कुछ गैस भरा होगा, इसका एक प्रेशर होगा, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो याद रखिए इसका प्रोपोर्शनल टू थिकनेस अपॉन डायमीटर। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेंगे सी और टी बाई डी। तो इस फॉर्मूले से क्या पता चला कि जो डेल्टा पी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। अगर ये डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमें पता है कि जब ये बबल ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हम जानते हैं प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा, वाई प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। तो अगर हाइट हमारी हाइट यहां से मेजर करता है, तो जब ये बबल ऊपर हो रहा है तो हाइट डिक्रीज हो रहा है ना, अब बबल यहां था तो हाइट इतना था, बबल यहां पहुंच गया तो हाइट आपका कम हो गया ना। तो हाइट अगर कम होने की वजह से प्रेशर भी हमारा कम होगा,
हाइट के कम होने पर प्रेशर कम होगा, प्रेशर के कम होने पर डायमीटर आपका बड़ा होता है। तो याद रखिए, अगर एक आपका वाटर का एयर का बबल वाटर में ट्रैप कर जाए तो और ऊपर की तरफ मूव करे तो आपका वॉल्यूम बढ़ता है। यही सेम कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जो डाइवर्स हैं, डाइवर्स के लंग्स भी आपका एयर से भरा होता है। तो डाइवर्स अगर नीचे से ऊपर मूव करते हैं, डाइवर्स ऊपर मूव करता है तो उनका लंग्स भी आपका एक्सपैंड करता है। सेम कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दिस वाज द 56th क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि लेट अस से एक बोट है, ठीक है, वो पहले सी वाटर में था, सी वाटर के बाद रिवर वाटर में आ जाता है, सी के बाद रिवर वाटर में आ जाता है। तो शिप, जैसे अभी शिप इतना डूबा हुआ है, ठीक है, शिप इतना डूबा हुआ है, सी वाटर से रिवर वाटर में आएगा तो ज्यादा डूबेगा कि कम डूबेगा? तो आंसर है रिवर वाटर में आने पर ज्यादा डूब जाएगा। क्यों ज्यादा डूब जाएगा? क्योंकि सी का जो है डेंसिटी ऑफ सी इज ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें भाई आपका सॉल्ट मिला हुआ है, NaCl डिजोल्व होने के कारण पानी के बीच के जो अंदर पानी के बीच में, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका सोडियम सॉल्ट फंस जाता है, डिजोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से सेम वॉल्यूम में आपका पानी भी होता है, NaCl भी होता है, इसलिए आपका डेंसिटी आपका हाई होता है। डेंसिटी हाई होता है इसलिए ज्यादा फ्लोट करता है ये। और जब रिवर वाटर में जाएगा डेंसिटी गिरेगा तो कम फ्लोटिंग होगी इसकी। भाई डेंसिटी भी डिपेंड करता है ना, आपका वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम आपका फ्लोट करेगा, वो आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अगर ज्यादा होगी तो ये मतलब कम आपका जो मतलब सबसाइड कम करेगा। डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो सिंकिंग कम होगी, तो सिंकिंग कम है, लेकिन डेंसिटी यहां पर रिवर की डेंसिटी कम होगी तो सिंकिंग ज्यादा हो जाएगी। सिमिलरली रिवर से सी की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ये जो आपका शिप है वो और ऊपर की तरफ उठेगा, यानी कि सिंकिंग आपकी कम हो जाएगी। आई होप बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये चीज, तो ये चीज हम लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है 58th क्वेश्चन। 58th क्वेश्चन इज अबाउट पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या होता है? पास्कल्स लॉ हमें पता होता है कि एक अगर आपका पानी रखा है, पानी में हर एक पॉइंट पे आपका प्रेशर इक्वल आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, दिस इज कॉल्ड एज पास्कल्स लॉ। यही पास्कल्स लॉ है, ये हम लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स में यूज होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स के अलावा यूज होता है ये हाइड्रोलिक प्रेस, यानी कोई भी मशीन जो हाइड्रोलिक पावर से चल रहा है उसमें पास्कल्स लॉ का यूज होता है, ठीक है। आई होप ये वाला बात भी हमको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन आपके आंख के बारे में पता होता है, हमें आंख में पता होता है कि ये पूरा आई बॉल है, आई बॉल में ये रेटिना है, यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व है, ये सब रेटिना है, ठीक है। इसमें आपके सिलियरी मसल्स होते हैं इसके सामने, तो ये सब पता है। दिस इज द कॉर्निया, ये बाहर का होता है कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है, तो कॉर्निया की जब ट्रांसप्लांट में हम लोग देखते हैं कि जैसे नॉर्मली ब्लड, कोई भी हम अगर ऑर्गन को रिप्लेस करते हैं दूसरे ऑर्गन से, हम लोग टेस्ट करते हैं क्या ये कंपैटिबल है कि नहीं। लेकिन कॉर्निया का जब भी आपका ट्रांसप्लांट एक पर्टिकुलर पर्सन से निकाल के दूसरे पर्सनल में लगाते हैं हम लोग कॉर्निया को, तो हमें ये टेस्ट नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि कॉर्निया में हमारा ब्लड वेसल्स नहीं होते, ब्लड वेसल्स नहीं होते तो ब्लड नहीं होते, ब्लड नहीं होता तो ब्लड का मैचिंग कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कॉर्निया के ट्रांसप्लांट में कोई भी ब्लड टेस्ट या कॉर्निया का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, कंपैटिबिलिटी टेस्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉर्निया में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आपका 68 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच जाते हैं। 68 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट? सबसे पहला आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट कौन सा था? तो बहुत आसान है, दैट इज टेक्नीशियम। टेक्नीशियम आपका सबसे पहला आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट है, दैट इज, और उसका एटॉमिक नंबर है 93, ठीक है। 1937 में इसका आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो लगभग सारी बातें हम लोगों ने समझी है। अगला सवाल आपका है 61 ये कहता है कि सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, ये कौन से आपके साइंटिफिक फेनोमेना की वजह से होता है? दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से का यूज करके हम लोग क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं आपके मिल्क से, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां तक हम लोगों ने कुछ बातें कंप्लीट कर ली है। थोड़ा सा पोर्शन और आपका फिजिक्स का बचा है, करीबन 100 के क्वेश्चंस के आसपास जाएगा। तो बाकी फिजिक्स का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट आपके क्लास में कवर करते हैं।